नमस्कार दोस्तों। तो यूएन के ऊपर पहले भी बहुत सारे सवालिया निशान पहले से ही हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूएन के ऊपर सवाल उठाए हैं कि ये वैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के डेट में बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुकी है। हालांकि आज तो हम बात करने वाले हैं जयशंकर साहब के बयान की और उन्होंने क्या क्या बातें करी यूएन के बारे में और यूएन को किस किस चीज़ के लिए दोषी करार दिया, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको सेम प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ब्राज़ील ने भी इस मामले को उठाया है। आप किसी भी कंट्री के ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेट्स के या एम्बेसडर्स के अगर आप बयान सुनते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि यूएन के खिलाफ वो हमेशा बोलते आए हैं, चाहे वो ब्राज़ील के हो गए या अफ्रीका के डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हो गए, वो हमेशा बोलते हैं कि यूएन आज की डेट में एकदम ख़त्म हो चुकी है ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी इशू को एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से फेल रही है, क्योंकि ये एक पपेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ कंट्रीज़ मिल करके चलाया करती हैं। ये सारे सवाल यूएन के ऊपर वैसे भी उठाए जाते हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के तो खासा तौर से सवाल उठाए जाते हैं कि इसमें 5 कंट्रीज़ हैं जो पूरे दुनिया को चला रही हैं, जो पूरे दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं और ये आपस में ही लड़ती रहती हैं। ये आपस के ही इशूज़ को सिर्फ एड्रेस करती हैं, बाकी पूरे दुनिया में कितने इशूज़ हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। और जब मैं यूएन की बात करता हूं तो अफ्रीका को मैं ज़रूर से बीच में लाता हूं। उसके पीछे का एक कारण है। देखो, अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो इश्यूज़ हैं ना, वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं होते। आपको कभी कवर होते हुए वो नहीं मिलेंगे। उतना कवरेज जितना उनको मिलना चाहिए, जितना डिस्टर्बेंस है वहाँ पर, आपको लोग चीखते चिल्लाते मीडिया पर मिल जाएंगे। चाइना के बारे में, इजराइल, मिडिल ईस्ट, खैर मिडिल ईस्ट के बारे में, यूएस के बारे में, रशिया के बारे में, यूक्रेन, लेकिन आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। हालांकि जितना ह्यूमैनिटेरियन लॉ अभी यहाँ पर इजराइल और ये सब में चल रहा है, ह्यूमैनिटी लोग प्रोटेस्ट पर आ चुके हैं, ह्यूमैनिटी चिल्ला रहे हैं, ये लोग अफ्रीका में क्यों अफ्रीका की तरफ ब्लाइंड आई हो जाते हैं, अफ्रीका की तरफ क्यों नहीं देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करता। उसका पीछे का सिंपल सा कारण है, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। सिंपल कारण ये है कि अफ्रीका में ये जो घटनाएं हैं ये लोगों की रोज़मर्रा में की घटनाएं हो चुकी हैं। रोज़ लोग वो घटनाएं देखते हैं और आप भी बहुत शॉक्ड नहीं हो गए एज अ व्यूअर। अगर आप एज अ व्यूअर सुनते हो कि सीरिया में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है और 2 लोगों की जान चली गई है उसमें, तो क्या आप बहुत शॉक्ड नहीं हो गए? आप शॉक्ड क्योंकि आपको पता है कि सीरिया में ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है और ये लंबे समय से चली आ रही है। वैसे ही अगर मैं अफ्रीका की एक घटना आपको बताऊं कि माली में ऐसा कुछ हो गया, तो क्या आप उस चीज़ को मानोगे? आप नहीं, आपके लिए बहुत शॉकिंग वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अलकायदा, आईसिस, ये सब वहाँ पर एक्टिव है, फ्रांस, ये रशिया, वैगनर ग्रुप, ये सब, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं डिफरेंट देशों में, ये प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। तो आप भी बहुत शॉक नहीं होगे, इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी हेडलाइंस नहीं बनाती हैं ये न्यूज़, तो इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर भी नहीं करता है। अभी कल की खबर है कि अलकायदा ने 100 लोगों को लाइन में खड़े करके गोली मार दी। मतलब जो हेल्थ स्टाफ उन बॉडीज़ को, उन डेड बॉडीज़ को ले करके क्रिमेशन के लिए जा रहे थे, बताया कि 2 घंटे लगे उनको सिर्फ बॉडीज़ को ले जाने में। मतलब 100 लोगों को खड़ा करके, एक गांव के सारे 100 लोगों को खड़ा करके, मोस्ट ऑफ देम वर मेंस, उनको लाइन से गोली मार दी गई अलकायदा द्वारा, सिर्फ इस शक पे कि ये लोग मिले हुए हैं आर्मी के साथ में। ये मतलब घटना अफ्रीका के लिए बहुत कॉमन है। बोको हराम का मैंने कवर किया था, अभी कुछ 1-1.5 महीने मुश्किल से हो रहे हैं, जहाँ पर 300 लोगों को मार दिया था। तो आप अफ्रीका की जब भी घटना सुनोगे, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400, 500 लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में हर साल लोग ऐसे मारे जाते हैं और गांव में मतलब दहशत सा एकदम माहौल रहता है। बुरी तरीके से वहाँ पर मतलब फूड सिक्योरिटी तो आप छोड़ ही दीजिए, पानी तक पीने के लिए नहीं है लोगों के पास, ये स्थिति रहती है, लेकिन उसको कवर नहीं किया जाता है। खैर, यहाँ पर हम यूएन की बात कर रहे थे, तो इसीलिए यूएन को मैं और ज़्यादा रिलेवेंट मानता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट डे सिचुएशन को एड्रेस करने में, खास तौर से अफ्रीका के सिचुएशन को एड्रेस करने में यूएन पूरी तरीके से फेल रहा है। यूएन ने सिर्फ उन कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जहाँ पर जो कंट्रीज़ यूएन को चलाती हैं उनके इंटरेस्ट लाई करते हैं। मैं इसके बारे में आपको आगे एक बहुत विचित्र घटना जो है, जो मैं अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च पेपर, एक डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था मैंने, और उसके ऊपर रिसर्च की थी तो पढ़ा भी था, उसके बारे में बताऊंगा। खैर, एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर यूएन को एक ओल्ड कंपनी की तरह कह दिया है कि ये वो ओल्ड कंपनी है, जैसे जो पुरानी कंपनियाँ होती हैं जो वक्त के साथ चेंज नहीं हो पाती हैं, ऑक्यूपाई तो करती हैं मार्केट में स्पेस, लेकिन वो वक्त के साथ चेंज नहीं हो पाती हैं। उसी ओल्ड कंपनी की तरह है यूएन, जो कि अभी के टाइम पर जो सिचुएशन है उसमें यूएन का कोई रोल नहीं है, कोई उसको सॉल्व करने में रोल नहीं है, सिर्फ वो ऑक्यूपाई करता है एक स्पेस। क्यों? क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ ने मतलब अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स बना रखे हैं
और उनके तहत वो रूल कर रहे हैं, उनके तहत वो अपना काम कर रहे हैं। यूएन सिर्फ ऑक्यूपाई करके स्पेस बैठा हुआ है, सिर्फ मीटिंग्स बुलाता है। मुझे तो लगता है वेस्ट ऑफ मनी भी है यूएन की मीटिंग्स में जाना, क्योंकि कुछ नहीं होता यूएन में, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ वहाँ पर लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे पाकिस्तान जाएगा और सिर्फ कश्मीर का राग जो है यूएन में लापते रहेगा और लोग तालियां बजाते रहेंगे, जो उनके समर्थन की कंट्रीज हैं वो तालियां बजाते रहेंगे। बस यही होता है यूएन में, इतना ही काम आता है यूएन। एस जयशंकर साहब ने वही सेम चीज़ कही है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रेलेवेंस एकदम से ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने 3 इंस्टेंसेस गिनवाए। उन्होंने एक कोविड का इंस्टेंस लाए कि कोविड में यूएन की क्या भूमिका थी, दूसरी वो रशिया यूक्रेन के वॉर में यूएन की क्या भूमिका है उन्होंने सवाल किया, और तीसरा उन्होंने मिडिल ईस्ट के सिचुएशन में, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच का जो सिचुएशन है उसमें यूएन की क्या भूमिका है, इन तीनों के ऊपर सवाल उठाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों में यूएन आकर के फेल क्यों हो जाता है। जैसे आपने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम सुना होगा, कई सारे इंडियंस भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जाते हैं कई सारे मिशंस पे। मोस्ट ऑफ द टाइम अफ्रीका में, मतलब सोमालिया वगैरह, यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस अफ्रीका में बहुत एक्टिव हैं। अगर आप जा करके इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना और इसके ऊपर सवाल ही पूछना कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इतनी एक्टिव क्यों हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही इन इश्यूज़ में इनकी मेजर स्टेक होल्डर जो यूएन को चलाती हैं कंट्रीज, वो इन्वॉल्व होती हैं, वो इसके हीरो होती हैं, वैसे ही यूएन की सारी चालाकी, समझदारी सब आकर के ख़त्म हो जाती है। अफ्रीका में यूएन बहुत समझदार है, बहुत चालाक है, बहुत डिप्लोमेट है, लेकिन वो इन इश्यूज़ में बिल्कुल उसकी सारी चालाकी फेल हो जाती है। क्यों? कोविड-19 का हीरो है चाइना इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। देन रशिया यूक्रेन का हीरो रशिया है और दूसरी तरफ से यूएस है थ्रू नेटो, तो इस वजह से यहाँ पर सारी चालाकी फेल हो जाती है। तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में इजराइल, अगेन यूएस, एंड यूएस के साथ में दूसरी तरफ से ईरान, रशिया और वो वाला ब्लॉक। सो आइदर ऑफ द ब्लॉक, देयर आर 2 ब्लॉक्स, एक तरफ रशिया चाइना ब्लॉक, दूसरी तरफ फ्रांस और यूएस ब्लॉक। इसमें मैं ब्रिटेन को कहीं पर इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में वो कंट्री रेलिवेंट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन्स कि वो बहुत वीक हो चुके हैं आज की डेट में, तो इसलिए वजह से उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूएस की बात आ गई, यहाँ पर यूएस रशिया की बात आ गई, यहाँ पर चाइना की बात आ गई। जैसे इन कंट्रीज़ की बात आती है पूरी तरीके से यूएन फेल हो जाता है, बिकॉज अगर वो उन कंट्रीज़ के खिलाफ कोई स्टेप भी लेने जाएगा तो क्या होगा, कोई सैंक्शंस लगाना है मान लो चाइना के ऊपर, तो क्या होगा, वीटो कर देगा रशिया। क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बयान दे सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस आकर के और यूएन के ऑफिशियल्स आकर के, बाकी इन कंट्रीज़ का कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही सवाल एस जयशंकर साहब यूएन के ऊपर उठाते रहते हैं और बहुत सही सवाल है ये सबको उठाना चाहिए, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को या तो बंद कर दो या तो फिर इसमें रिफॉर्म करो। आप इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट पोजीशंस हैं वहाँ पर न्यूट्रल कंट्रीज़ को एंटर करो, जैसे इंडिया, जैसे ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ को आप वहाँ पर मौका दो और उनको वो राइट्स दो, तब जा कर के मामला सही होगा यहाँ पर। दूसरी चीज़, खैर यूएस ने इसको प्रपोज भी किया था कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उसमें कहा लेकिन जो नई कंट्रीज आएंगे उनको वीटो पावर नहीं दे पाएंगे, तो फिर काय का फ़ायदा, तो फिर फ़ायदा क्या है, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है फिर, या तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही डिसॉल्व कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ आते हैं उस पर कि अफ्रीका में जैसे ही यूएन इतना जो है एक्टिव क्यों हो जाता है। अब अफ्रीका की एक कंट्री का आपको मैं जिक्र करता हूँ, माली था, माली में 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी, अलकायदा बात में आए, 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी। धीरे धीरे क्या होता है कि एक ग्रुप जो है वो उसके पूरे पॉलिटिक्स के ऊपर कब्जा कर लेता है, क्योंकि उनके पास लोग ज़्यादा थे, उनके पास हथियार ज़्यादा थे, उनके पास सपोर्ट ज़्यादा था, उन्होंने पूरे उस पॉलिटिक्स पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन वो फ्रांस के साथ मिल करके काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अच्छा, फ्रांस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं थ्रू आउट द साहेल रीजन, तो फ्रांस के साथ वो मिल करके काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब इससे फ्रांस को बहुत दिक्कत हो गई। फ्रांस को दिक्कत हुई तो फिर ये बात यूएन में पहुंची। यूएन में ये रिजोल्यूशन आया कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन लॉ को क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, लोगों को डेली पर मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तमाम इसको बहुत हाइप किया गया। न्यूज़ ने, मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बहुत कवर किया। फ्रांस 24 जैसे न्यूज़ चैनल्स ने तो इसको मतलब बता दिया, जैसे लग रहा था कि वहाँ पर मतलब खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, इस तरीके से उसको कवर किया गया। तो फिर यूएन तुरंत एक्टिव होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है सरकार से बात करने के लिए, सरकार मना कर देती बात करने के लिए। उसके बाद तुरंत वहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, मतलब कि फ्रेंच सोल्जर्स को एज यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर भेजा जाता है और सरकार गिरा दी जाती है। दूसरा ग्रुप जो था, दूसरा ग्रुप भी बहुत ही ज़्यादा रिबल ग्रुप था, बहुत वायलेंट था, वो भी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मार रहा था, ये कम्युनिटी की लड़ाई थी बेसिकली। दूसरे ग्रुप को फिर वहाँ पर खड़ा किया जाता है
और वो ग्रुप फिर सरकार बनाता है और फ्रांस के सरकार के साथ मिल करके काम करने लगता है, इसलिए वहाँ पर उस ग्रुप को सपोर्ट करने लगा जाता है। फिर तीसरा एक ग्रुप खड़ा होता है। इस तरीके से वहाँ पर हर कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, हर कंट्री में यही सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर एक साइड वो है जो फ्रांस का एंटी है and it is supported by the Wagner group or by the some other group or by the ISIS or by the Al-Qaeda, और दूसरा ग्रुप वो है जो वो ग्रुप है जो फ्रांस को समर्थन देता है। और इसीलिए वहाँ पर मिलिट्री कू से मिलिट्री कू एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो यही चीज़ वहाँ पर चलती है। और इसमें यूएन का बहुत बड़ा रोल है, इसमें यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। वो जाते हैं और ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी, जो मैं कह रहा हूँ आप जा करके सर्च कर लेना। आप मतलब अफ्रीका की किसी भी कंट्री की एक फुल डॉक्यूमेंट्री देख लेना, आपको वहाँ पर इन सारी चीज़ों का जिक्र खुले आम मिल जाएगा कि किस तरीके से उस पूरे सब कॉन्टिनेंट को इफेक्ट किया गया और बर्बाद करने में यूएन का इतना बड़ा हाथ है। खैर, कोविड-19 में अगर आप यूएन की भूमिका देखोगे, जो एस जयशंकर साहब ने बताया, तो उन्होंने सवाल किया कि कोविड-19 में यूएन ने क्या किया। अगर एक सवाल आप पूछो कि यूएन में क्या किया गया, तो कुछ नहीं किया है यूएन ने कोविड-19 में, कुछ भी नहीं किया है यूएन ने कोविड-19 के अंदर में। बस कुछ मीटिंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बस यही हुआ है। और उसके बाद फ्रंट पर आकर के कोई काम यूएन ने नहीं किया। दूसरी चीज़, रशिया यूक्रेन के वॉर में आप आ जाओ। अब रशिया यूक्रेन के वॉर में यूएन का क्या रोल है? क्या यूएन कोई बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई डायलॉग करवाने की कोशिश कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। यूएन इज़ जस्ट अ पपेट ऑफ यूएस। जो यूएस बोलता है वो यूएन के ऑफिशियल्स जो वही ऑफिशियल स्टेटमेंट देते रहते हैं। इसीलिए वो रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होकर के इस मामले को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। और बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वो उन्होंने रशिया में पुतिन जी से भी मुलाकात करी और फिर जेलेंस्की से भी मुलाकात करी। दोनों के बीच में बातचीत कराने की पुरजोर कोशिश इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। चलो मिडिल ईस्ट पे आ जाओ। मिडिल ईस्ट में यूएन ने क्या किया है? यूएन ने कुछ भी नहीं किया मिडिल ईस्ट में। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि हर कंट्री ने लगभग अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए। जैसे इंडिया ब्रिक्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, चाइना अपना एससीओ बना करके बैठा हुआ है, यूरोपियंस ने अपना नेटो बना लिया है। तो इस तरीके से हर कंट्री जो है वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके ऑपरेट कर रही हैं। और अब कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर नहीं हो रहा है, अब ये ग्रुप टू ग्रुप वॉरफेयर आपको देखने को मिल रहा है। तो बात तो वही हो गई। इसीलिए कहा गया कि आज की डेट में मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है। इस बात को यूएन को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को समझ करके यूएन को कहीं ना कहीं अपने अंदर सीरियस रिफॉर्म्स करने चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर सीरियस रिफॉर्म्स करने चाहिए, जो कि यूएन पूरी तरीके से करने में फेलियर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूएन आज की डेट में बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हो चुका है। उस बात को फिर से रेखांकित की है इस बार एस जयशंकर साहब ने। इसके ऊपर आपके भी कुछ विचार होने चाहिए, आप भी अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है। हमने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और उस प्राइस को कम करके हमने सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। प्लस इसी के साथ साथ में आपको हमारे कोर्सेज में 1-to-1 मेंटरशिप, स्पेसिफिक डाउट सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे। मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहां पर आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 24,999 में। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।